देखिए दोस्तों, बच्चों ने बताया सर ह्यूमन बॉडी से कुछ क्वेश्चन आए थे। अब ह्यूमन बॉडी से क्वेश्चन क्या आए थे वो एग्जैक्ट तो बच्चा नहीं बता पाया, क्योंकि ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी जो है वो एनसीईआरटी में है ना। एनसीईआरटी में ह्यूमन बॉडी नहीं है, एक्चुअली में बायो प्रोसेस है। क्या है? बायो प्रोसेस है। तो जब हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में ह्यूमन बॉडी ना कह के बायो प्रोसेस कहते हैं। बायो प्रोसेस को हिंदी में बोलते हैं जैव परिक्रम कहा जाता है, जैव परिक्रम कहते हैं। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बेहतर होगा तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा, सारी चीजें बेहतर कर पाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज आपको, अगर हम यहाँ थोड़ी सी बातों पर फोकस करें कि ओवरऑल साइंस की रिव्यू क्या रहा है हमारी तरफ से अगर बात करेंगे, तो साइंस जो रहा है वो इजी टू मॉडरेट रहा, इजी टू मॉडरेट रहा। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी रहे और कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के रहे, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आए हैं, पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि अगर आप सामान्यतया पढ़ाई किए हैं, है ना, बहुत ज्यादा भी मेहनत नहीं किए और बहुत कम भी मेहनत नहीं किए हैं, तो भी आप 20+ करने के लिए सक्षम है 25 में से। ठीक है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चा बता रहा है कि सर ओल्ड एनसीईआरटी आया था या न्यू एनसीईआरटी आया था, ओल्ड या न्यू एनसीईआरटी आया था दोस्तों। तो अब ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है साथियों कि नई एनसीईआरटी और पुरानी एनसीईआरटी में बहुत अंतर नहीं है। बस क्या है, टॉपिक वगैरह सब कुछ सेम है, बस टॉपिक के नाम बदल दिए। आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि केवल कक्षा 9 की एनसीईआरटी बदली है, 10 की नहीं बदली है। ठीक है। तो कक्षा 9 की एनसीईआरटी में जैसे सेल का टॉपिक था, है ना, तो सेल का टॉपिक वहां पर हुआ लिखा होता था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना, सेल द फंडामेंटल यूनिट। नई एनसीईआरटी में लिखा हुआ सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग। टिश्यू लिखा होता था पुरानी एनसीईआरटी में, ऊतक लिखा, नई में लिखा हुआ टिश्यू इन एक्शन। तो चैप्टर का नाम केवल बदला गया है और थोड़ा थोड़ा उसको एक्सप्लोर कर दिया गया, बड़ा कर दिया गया है। बाकी बहुत ज्यादा बदलाव आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम, हाँ, एक दो टॉपिक जो जुड़ा है नई एनसीईआरटी का उससे क्वेश्चन आया नहीं, जैसे कि क्लासिफिकेशन या डाइवर्सिटी इन लिविंग, लाइफ पैटर्न डाइवर्सिटी इन लिविंग, इससे सवाल ही नहीं आया। तो ओवरऑल अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी पर कमांड बनाए हो चाहे न्यू एनसीईआरटी पर कमांड बनाए हो, आपका सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बशर्ते कि आप एनसीईआरटी ही पढ़े हो। ठीक है। तो न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी के कंफ्यूजन में बिल्कुल आप मत रहिएगा और न्यू और ओल्ड एनसीईआरटी को लेकर उलझिए नहीं। जो आपने पढ़ा है बेस्ट पढ़ा है, बस उसी को आप फिल्टर करके और आराम से पढ़िए, धैर्य रखकर परीक्षा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ह्यूमन बॉडी का जो चैप्टर है बायो प्रोसेस, अब बायो प्रोसेस से कैसे क्या क्वेश्चन पूछा गया ये बच्चा बता नहीं पा रहा है। अगले शिफ्ट में हम जब जाएंगे तो थोड़ा सा इस पर फोकस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। अब दूसरी बात है, विटामिन सी से संबंधित सवाल पूछा गया था। अब विटामिन सी से संबंधित सवाल कैसे पूछा गया है, अब वो तो बच्चा ही बता पाएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, या ये भी पूछ सकता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, या ये भी हो सकता है कि विटामिन सी को और किस किस नाम से जानते हैं, या विटामिन सी किस में पाया जाता है, ये भी पूछ सकता है। तो सबको पता होगा कि विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, सबको पता होगा, है ना। चलिए, विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड मतलब एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। हमने आपको कई बार पढ़ाया है कि इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं, संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। इसी को हम लोग घाव भरने वाला विटामिन भी कहा जाता है, तो घाव भरने वाला विटामिन भी कहते हैं कि नहीं कहते भैया। इसके अलावा और बहुत सारे इसके फंक्शंस हो सकते हैं, बहुत सारे इसके काम हो सकते हैं। अब अगर हम विटामिन सी की बात करते हैं दोस्तों, तो विटामिन सी जो है वो आपको आंवला में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, फिर सिट्रस फ्रूट, खट्टे रसदार फल, इन सब चीजों में आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा और अगर बात करेंगे विटामिन सी से क्या ही क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा विटामिन सी को फोकस नहीं किया गया है। ठीक है। चलिए, इसके अलावा वेरी वेरी रोग के बारे में बच्चा बता रहा था, तो वेरी वेरी रोग जो होता है वो विटामिन B1 की कमी से होता है। सबको पता है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो रहा है, वेरी वेरी हो रहा है। और वेरी वेरी रोग जो होता है उसके बारे में थोड़ा सा जानिएगा भैया। तो वेरी वेरी रोग जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो किसी भी इंसान में होता है तो उसको भूख नहीं लगती, उसके पेट में गड़बड़ी होती है और बहुत सारी थकान, नींद ना आना, ये सब हो सकता है। और ये किसकी कमी, विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B1 की नाम क्या है भैया, तो हम कहेंगे सर थायमीन नाम, क्या नाम है, थायमीन नाम है।
ठीक है, तो बस यही हो सकता है। अब आते हैं अगला है, विस्थापन और समय का ग्राफ बता दीजिएगा। और विस्थापन और समय का ग्राफ मतलब होता है वेग। क्या होगा भैया? वेग। अब किस प्रकार सवाल, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि वेग बराबर क्या होता है, वेग मतलब वेलोसिटी, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। क्या होगा? विस्थापन बटा समय ही तो होता है, ये याद रखना है। तो अब क्या पूछा गया है, ये तो देखने वाली बात है कि उसने त्वरण के बारे में पूछा है, या फिर आपका विस्थापन का ढलान पूछा है, या क्षेत्रफल पूछा है, या ओवरऑल जो भी कुछ पूछा हो। ठीक है, तो विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, और वेग क्या है भैया? तो एक सदिश राशि है। वेग क्या है? एक सदिश राशि है दोस्तों। ठीक है, तो वेग और विस्थापन और समय के ग्राफ के बारे में, इसका मतलब वो वेग के बारे में कुछ पूछना चाह रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे गतिज ऊर्जा, बच्चा कह रहा था, जब हम बच्चे से पूछ रहे थे, इंटरव्यू ले रहे थे बच्चों का, तो कह रहा था गतिज ऊर्जा के फार्मूले से सवाल पूछा गया था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर होता है। वो कह रहा था सर अगर वेलोसिटी को दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये हमेशा पूछा जाता है, इस बार पूछा जाता है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। अगर वेग को 2v कर दिया जाएगा, दुगना कर दिया जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। अगर v को, वेग को 3 गुना कर दिया जाएगा, कितना भैया? 3 गुना कर दिया जाएगा, है ना, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। कितना? 9 गुना हो जाएगा। और अगर वेग को 4 गुना कर दिया जाए, वेग को अगर क्या कर दिया, चलिए ओके, तो वेग को अगर 4 गुना कर दिया जाए, है ना, तो क्या हो जाएगा? तो बता दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से, लेकिन याद रखना बच्चों ने जो बताया उसी के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, उसी के आधार पर हम आपको बता रहे हैं साथियों। ठीक है, तो याद रखना है कि जो कुछ डेटा बच्चा आके बाहर बताता है उसी के आधार पर हम लोग बताते हैं, अपने मन से कुछ नहीं बताते, याद रखना है ना। चलिए, तो गतिज ऊर्जा अगर आपको फार्मूला पता है तो आसानी से लगा सकते हो। अगर गतिज ऊर्जा आपको याद करना जरूरी है तो स्थितिज ऊर्जा भी आपको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, याद रखना, स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? mgh होता है ना। तो हो सकता है इससे भी सवाल पूछ ले। m मतलब मास, g मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, h मतलब ऊंचाई होता है। मान लो कह दिया सवाल की कि यदि कोई वस्तु को जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है ना, कह दिया गया कि g का मान दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है, h बराबर 5 मीटर की ऊंचाई पर रखा हुआ है, तो जरा बताइएगा कि वस्तु जो है उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो रख के बता दीजिएगा, 10 गुणे 10 गुणे कितना? 5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 500 जूल हो जाएगा। तो इस तरह से न्यूमेरिकल आते हैं और आए भी हैं पिछले एग्जाम में भी, पिछले साल में भी। न्यूटन का दूसरा नियम पूछा गया था, किससे संबंधित है? ये पूछा गया था न्यूटन का दूसरा। तो न्यूटन का जो दूसरा नियम होता है साथियों, आपको पता है F बराबर क्या होता है? ma होता है। मतलब ये पूछा गया था न्यूटन का दूसरा नियम क्या बताता है, तो न्यूटन का दूसरा नियम जो है वो बल के समीकरण को देता है ना। चलिए, मैंने आपको बताया था कि पहला है, एक ट्रिक बताया था जिसका याद होगा शायद आपको, जिसका जा मतलब होता है जड़त्व। क्या होगा भैया? जड़त्व। सा का मतलब होता है संवेग, है ना। चलिए, और संवेग का मतलब क्या होगा? क्रिया प्रतिक्रिया हो जाएगा। क्या होगा? क्रिया प्रतिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम है, दूसरा नियम संवेग परिवर्तन की दर लगने वाले कुल बल के समानुपाती होते हैं, तीसरा नियम क्या हो जाएगा? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब देखिएगा, न्यूटन का जो पहला नियम है वो बल की परिभाषा बताता है। क्या बताता है? बल की परिभाषा बताता है, डिफिनीशन बताता है। ठीक है, और न्यूटन का जो दूसरा नियम है वो क्या बताता है? बल का समीकरण देता है। बल का समीकरण या बल का व्यंजन F बराबर क्या होता है? m×a होता है। यही सवाल पूछा गया था। और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बल की प्रकृति बताता है। क्या बताता है? प्रकृति या नेचर बताता है। चलिए, इतनी बातें क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं
द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो सबको पता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है, ये केमिस्ट्री का सवाल है, किसने दिया था? एंटोनी लेवासिये ने दिया था। किसने दिया था? एंटोनी लेवासिये ने दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या उत्पाद हो, मतलब यौगिक हो, सब में द्रव्यमान नियत रहता है। मतलब कि अगर जितना रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्टेंट का होता है द्रव्यमान, उतना ही क्या होता है? प्रोडक्ट का होता है। जैसे मान लीजिए इस दोनों का द्रव्यमान मिलाकर 5 ग्राम है, तो ये भी कितना ही होना चाहिए? 5 ही ग्राम होना चाहिए, ना इससे कम ना ज्यादा। अगर कम ज्यादा हो गए तो रिएक्शन गड़बड़ है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? तो जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, तो बता दे, क्योंकि इन दोनों में से एक ना एक सवाल जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, चलो भैया अगला है लेंस की आवर्धन क्षमता से न्यूमेरिकल पूछा गया था। तो लेंस की आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होता है? v/u होता है। क्या होता है? v/u होता है। अब कितना डेटा किसमें दिया गया था ये तो बच्चा ही बता सकता है कि v का मान ये दिया गया था, u का मान ये दिया था। तो वो v और u नहीं बताता है, प्रतिबिंब कहाँ है ना, कहता नहीं है कि मान लीजिए कोई लेंस है, उसके दूरी पर वस्तु यहाँ रखी हुई है, इतने पर इतने सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब इतने पर बनता है, तो उसकी आवर्धन बता दीजिए, है ना। तो ये मैग्निफिकेशन निकालने का फार्मूला होता है। ठीक है साथियों, तो मैग्निफिकेशन फार्मूला पिछली बार भी आया था और इस बार भी आ रहा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगला, ओम का नियम से न्यूमेरिकल आया हुआ था। ओम का नियम क्या होता है? V इज इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। V इज इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। ठीक है, तो अब इसमें न्यूमेरिकल दिया गया था। अब न्यूमेरिकल ऐसे दिया होगा कि विभवांतर दे दिया गया होगा, प्रतिरोध दे दिया गया होगा, हमें I निकालना रहेगा, है ना। तो इस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल कहा किसी चालक जिसमें 4 एम्पियर विद्युत धारा बह रही है, I बराबर 4, कोई चालक है कंडक्टर, उसमें 4 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है और उस चालक का प्रतिरोध जो है वो 6 ओम है ना। अब उस चालक का विभवांतर V क्या हो जाएगा? तो अब लगा दीजिएगा, V इज इक्वल टू क्या होगा? IR हो जाएगा। ठीक है, I का मान कितना दिया गया? 4 दिया गया, R का मान 6 दिया गया, 6 चौक 24, तो 24 वोल्ट हो जाएगा। तो कुछ भी दे सकता है, इधर का पूछ सकता है, ये हो सकता है पूछ ले ये दोनों दे दे, हो सकता है ये पूछ ले ये दोनों दे दे, हो सकता है ये दोनों दे दे ये पूछ ले। तो V इज इक्वल टू IR जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जरूर जाएगा। चलिए इसको ओके आते हैं। पैरेन्काइमा से सवाल पूछा गया था, है ना। आपको मैंने बताया था कि पादप ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, प्लांट टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है विभज्योतक, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो विभज्योतक ऊतक होता है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, जो है जिसको हम लोग बोलते हैं मैरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसमें कोशिका विभाजन की दर बड़ी तेजी से होती है, पौधे की वृद्धि और विकास करते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं, एपिकल मैरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मैरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटरकैलरी। हिंदी में बोलते हैं एपिकल को शीर्ष विभज्योतक ऊतक, पार्श्वीय विभज्योतक ऊतक, और जो है आपका कह सकते हो कि अंतर्वेशी। तीनों बताए थे, तीनों कहाँ पाए जाते हैं, क्या काम है, ये सब आपको हम पढ़ा चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि भैया परमानेंट टिश्यू में क्या होता है? कोशिका विभाजन या तो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है या तो क्या होता है भैया? टेम्परोरी खत्म होता है। ठीक है, पैरेन्काइमा टिश्यू परमानेंट टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है जटिल, मतलब सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल जो होते हैं दोस्तों वो 3 प्रकार के होते हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, याद रखना, PCS, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा से संबंधित सवाल पूछा गया था। अब पैरेन्काइमा से संबंधित सवाल यही पूछा गया होगा भैया कि ये कितने टाइप्स के होते हैं? तो ये 2 और टाइप होते हैं, एरेन्काइमा और कोलेरेन्काइमा, जो एनसीईआरटी में दिया गया है। और भी अब वो देखने वाली बात है कि क्या पूछा गया होगा, है ना। चलिए अगला है, आकाश का रंग नीला किसकी वजह से दिखाई देता है? ये तो सबसे सिंपल सवाल है, बचपन से आप लोग रटते आ रहे हैं, इस पर हम कोई डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। चलिए अगला, एथेनॉल की क्या विशेषता है? तो एथेनॉल की विशेषता भैया, इतना बड़ा मुद्दा है एथेनॉल का, एथेनॉल से सवाल ना पूछा जाए हो नहीं सकता है ना। E20 याद है,
एथेनॉल 20। अब कह रहे एथेनॉल की विशेषता क्या होती है, ये पूछा गया था। अब वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि जल इसके साथ मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो इथेनॉल से संबंधित सवाल है, तो इथेनॉल से अगर आया है तो मेथेनॉल भी आप पढ़ लीजिएगा। एथेनॉल यही तो कार्बनिक यौगिक है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यही तो है। तो अगर इथेनॉल से पूछा गया होगा तो मेथेनॉल से भी पूछ सकता है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा एथेनॉल या मेथेनॉल। न्यूरॉन का कौन सा भाग मैसेज प्राप्त करता है ना। चलिए, तो आपने पढ़ा होगा जब सबसे बड़ी कोशिका या सबसे लंबी कोशिका अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूरॉन हो जाएगा। और न्यूरॉन की जब हम बात करेंगे दोस्तों, तो न्यूरॉन जो होता है वो किसी भी, है ना, किसी भी सजीवों का या जंतुओं का क्या करता है, संवेदना को ग्रहण करना और संवेदना को भेजना। अब न्यूरॉन 3 पार्ट होते हैं, एक होता है सेल बॉडी जिसको साइटोन कहते हैं, दूसरा होता है एक्सॉन और तीसरा होता है नर्व एंडिंग, है ना। अब आपने देखा होगा जो आपका सेल बॉडी होता है उसके चारों तरफ क्या पाया जाता है, शाखाएं पाई जाती है जिसको डेंड्राइट कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, खैर पूरा डिटेल आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा कृपया करके, है ना। चलो भैया, ओके, अगला है सांद्रता। इससे सवाल पूछा, सांद्रता जो होता है कि बताओ भैया सांद्रता बिले प्लस बिलियन होगा, है ना, या फिर उसको परसेंटेज में पूछ लेगा तो उससे क्या करना पड़ेगा, 100 की सांद्रता का प्रतिशत क्या होगा तो उससे 100 से गुणा कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला जरूर आपको याद करके रखना है। अगला है NaOH प्लस, ये उदासीनीकरण अपक्रिया है। क्षार और अम्ल अपक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। तो उदासीनीकरण अपक्रिया पिछली बार भी बहुत पूछा गया था और इस बार भी बहुत पूछा जा रहा है, मतलब पूछा जाएगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन वाले क्वेश्चन जरूर आपसे परीक्षा में देखने को मिलेंगे। प्राथमिक उपभोक्ता, अब ये हम प्राथमिक उपभोक्ता वाला सवाल ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि उसने क्या दिया था। यही पूछा होगा कि इनमें से कौन सी प्राथमिक उपभोक्ता है, कौन सा द्वितीयक उपभोक्ता है। बच्चा बता रहा था कि सर पूछा गया था प्राथमिक उपभोक्ता कौन से हैं, है ना। तो अब वो पूरा चैन देखना पड़ेगा कि कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने कहा सर घास, क्या भैया घास है, घास को किसने खाया, टिड्डा ने खाया, टिड्डा ने। और टिड्डा को किसने खाया, मेढक ने खाया। मेढक को किसने खाया, सांप ने खाया। क्या क्या, सांप ने खाया। सांप को किसने खाया, बाज ने खाया। अब इसी में पूछ लेगा प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, तो ये उत्पादक है, ये प्राथमिक उपभोक्ता, ये द्वितीयक उपभोक्ता, ये तृतीयक उपभोक्ता, ये उच्च उपभोक्ता। यही ऐसे दे दिया होगा और इसी में पूछ लिया होगा कौन सा या फिर हो सकता है किसी और टाइप के क्वेश्चन बना लिए होंगे, बट ओवरऑल आया था प्राथमिक उपभोक्ता को लेकर, है ना। तो ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर, ये टर्सरी कंज्यूमर, ये क्वार्टनरी कंज्यूमर। अपेक्षित अपवर्तनांक, है ना, अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए तो अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या दिया गया है, तो म्यू बराबर होता है आपका C/V होता है। इसका डेटा बच्चा बता रहा था, बट डेटा पर मुझे बहुत ज्यादा यकीन नहीं है, क्योंकि इतना डेटा किसी को याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, कि भाई साहब पॉइंट दिया गया हो फिर उस डेटा को आपके सामने रखा जाए तो कहीं ना कहीं बड़ी बात है ना। तो डेटा वाली बात जो है वो चीज आपको याद रखना है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गया है। चलो भैया, तो डेटा वाले क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा। तो बाकी अपवर्तनांक आप लोग ज्ञात कर सकते हो। जैसे अपवर्तनांक वाले सवाल कैसे पूछे जाते हैं, वो कहा जाता है कि किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करो, है ना। चलिए, तो बस यही पूछेगा कि किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो उसका अपवर्तनांक ज्ञात करो उस माध्यम का। तो C होता है प्रकाश की चाल निर्वात में, B होता है प्रकाश की चाल माध्यम में। ज्ञात कर लीजिए भैया, प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब अगर कहेंगे भैया माध्यम में कितना होगा, तो 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। चलिए, तो अब सबको पता है ये तो मर ही जाएगा, है ना, मरेगा कि नहीं, ये भी मर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2। और हो सकता है ऑप्शन में मात्रक लिख दे, लंबा मीठा चौड़ा पतला, है ना। तो ये चीज आपको थोड़ा समझने की कोशिश करना है, ठीक है। तो अपवर्तनांक का फार्मूला आपको याद करके रखना है। चलो भैया, अब घटन अपक्रिया देखिए। अब घटन अपक्रिया वो अब ऑप्शन में कैसा दिया होगा, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं। जब अभिकारक 1 हो, उत्पाद क्या हो, 2 हो, तो उससे क्या बोलते हैं, अपघटन अपक्रिया।
अब वो कहाँ दिया गया होगा, कैसे दिया गया होगा वो जाने, है ना, ऑप्शन तो देखने पर पता चलेगा। तो उत्पाद अभिकारक 1 हो, उत्पाद 2 हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपघटन अपक्रिया। और जब अभिकारक 2 हो और उत्पाद 1 हो, तब उससे हम क्या बोलते हैं, संयोजन अपक्रिया का। ठीक है भैया, तो ये संयोजन, ये वियोजन या अपघटन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं अल्ट्रासाउंड का प्रयोग कहाँ होता है। ये भी आप देखने वाली बात हो कि भैया कि अल्ट्रासाउंड का प्रयोग बहुत जगह होता है ना, चिकित्सीय क्षेत्र में होता है या किस में, वो तो ऑप्शन के ऊपर पता चलेगा। किस प्रकार क्वेश्चन आए हुए थे वो क्या थे, मैं आपको यहां पर बता दूं कि इजी टू मॉडरेट थे सवाल, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन थे। ठीक है, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन थे, ये चीज आपको याद रखना, इजी टू मॉडरेट थे, मतलब हार्ड नहीं था पेपर। दूसरी चीज है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जो ये बता रहे थे कि सर पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल पेपर आसान था, पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल पेपर आसान था, तो अब कट ऑफ भी हो सकता है इधर उधर हो जाए, है ना। चलिए, तो पेपर इजी टू मॉडरेट था, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है साथियों, याद रखना है ना, अगर हम दूसरी बात करते हैं तो यह चीज आपको समझने की कोशिश करना है कि जब भी हम पढ़ें तो इस चीज को ध्यान से समझना है कि जो क्वेश्चन 25 आए हुए थे, जो 25 क्वेश्चन हमारे थे, इस 25 क्वेश्चन में से, है ना, 2 से 3 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन जो थे वो स्टेटमेंट टाइप के थे, स्टेटमेंट टाइप के थे। तो ये मत सोचिएगा स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ गया है तो अब हमको बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी, बहुत समस्या हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ गए तो आराम से इसको आप झेलिए, समझिए। और स्टेटमेंट टाइप वाले क्वेश्चन, एक्सेप्शन रीजन वाले क्वेश्चन और मिलाने वाले, तीनों क्वेश्चन बहुत आसान होते, केवल हमें डर की बात होती है, तो ये डर नहीं रखिएगा अपने दिलो दिमाग में। ठीक है भैया, तो किसी को यहां तक की दिक्कत नहीं कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे। दूसरी चीज है सर, भाषा की अगर बात करते हैं तो भाषा जो थी वो एनसीईआरटी की थी, एनसीईआरटी की भाषा थी। ठीक है, अब कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर कल रिप्रोडक्शन से सवाल नहीं पूछा गया था, लेकिन आज रिप्रोडक्शन से सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो आइए कुछ सवाल हमारे पास हैं जिस पर हम लोग चर्चा करते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है भाई, तो कुछ क्वेश्चन है जिस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे, कुछ सवाल आया हुआ था, जैसे पूछा जाता है कि नर जनन तंत्र में, नर जनन तंत्र में शुक्रवाहिकाएं का क्या काम होता है। शुक्रवाहिका जिसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका का काम क्या होता है, शुक्रवाहिका का मुख्य कार्य क्या होगा, शुक्रवाहिका का मुख्य कार्य क्या होगा, जरा ये बताइएगा, आप क्या बताओगे। तो शुक्रवाहिका का जो मुख्य कार्य होता है उस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करना है ना। चलिए, पहली चीज ये है, अगर हम नर जनन तंत्र की बात करते हैं तो अब नर जनन तंत्र में शुक्रवाहिका का क्या काम होता है, इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। तो एक सवाल आया था, सबको पता है कि ये स्पर्म को, किसको भैया, शुक्राणु को वृषण से, कहां से भैया, वृषण से कहां लेकर जाता है, शुक्राशय में लेकर जाता है। कहा भैया, शुक्राशय में लेकर जाता है, मतलब स्पर्म को टेस्टिज से सेमाइनल वेसिकल तक। अब वो ऑप्शन क्या दिया गया था वो वही बता सकता है। ठीक है, चलिए दूसरा ये था, दूसरा क्वेश्चन क्या था भाई साहब, कुछ द्रव्यमान से सवाल पूछा गया था। द्रव्यमान मतलब होता है मास से सवाल पूछा गया था, जो द्रव्यमान या मास से सवाल पूछा गया था, जो द्रव्यमान या मास से सवाल पूछा गया था, जो द्रव्यमान या मास से प्रश्न पूछा गया था उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। अब कैसा सवाल पूछा गया था द्रव्यमान में, कहने कल जो सवाल आया था वो मैं बता देता हूं। कल दिया गया था F बराबर ma दिया गया था, है ना। इससे सवाल पूछा गया कि अगर त्वरण बढ़ा दिया जाएगा तो बल कितना बढ़ जाएगा, अगर त्वरण को दुगना कर दिया जाएगा, 2a कर दिया जाएगा, तो बल क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, क्योंकि अब बराबर है में दोनों के बीच सीधा संबंध है, सीधा रिलेशन है ना। चलिए, तो एक तो ये पूछा।
दूसरा है, आज ऐसे पूछा होगा, ये तो तभी पता चल पाएगा जब शाम को 6 बजे हम आपके सामने उपस्थित होंगे। बढ़िया से सवालों का जो सिलसिला है वो आपके सामने लेकर आएंगे, क्योंकि रात को 9-8 बजे हमारी साइंस की क्लास चलती है, उसमें एक एक प्रश्नों को आपके सामने हम रखेंगे। इसके अलावा सवाल पूछा गया था, दूसरा बता दें, एक सवाल ये पूछा गया था कि समान लंबाई है ना, समान लंबाई और लंबाई जो है वो समान है, लंबाई जो है वो समान है, मान लो एल है, दोनों तार है जिसकी लंबाई एल है ना, समान लंबाई वाला, दोनों तार है जिसकी लंबाई एल है। क्षेत्रफल अगर बात करते दोनों तार का, मान लीजिए तार ए है और तार बी है, 1:4 है, तो अब प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा, रेजिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा। मतलब प्रतिरोध से सवाल पूछा गया है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, रो एल अपान क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो अब लंबाई समान है, ठीक है, प्रतिरोध क्या है भाई साहब, 1:8 का, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का रेशियो क्या है भाई साहब, अपोजिट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, दोनों के पास परपोर्शनल रिलेशनशिप है, तो उल्टा हो जाएगा, है ना। चलिए, तो एक तो ये सवाल पूछा गया था, मतलब प्रतिरोध से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। चलिए, और सवाल पूछा गया था दोस्तों, हाँ, प्रजनन से सवाल पूछा गया था, और किससे पूछा गया था, हाँ, चलिए, ओके, लेंस से भी सवाल पूछा। अब लेंस से किस प्रकार का सवाल पूछा था ये तो हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन लेंस से, हाँ, ऊतक से भी सवाल पूछा गया था, ठीक है। ऊतक बिना पढ़े मत जाइएगा, क्योंकि ऊतक से सवाल हर हाल में पूछता है। तो ऊतक, और ऊतक में भी कौन सा ऊतक, तो हम कहेंगे पादप ऊतक, प्लांट टिश्यू के बारे में पूछा गया था। तो आपको पता है इस ऊतक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़कर जरूर जाइएगा, क्योंकि प्लांट टिश्यू जो होता है इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। अब प्लांट टिश्यू का मतलब ये होता है दोस्तों कि प्लांट टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, बता दीजिएगा, 2 टाइप्स के होते हैं, है ना। पहला होता है विभज्योतक ऊतक, विभज्योतक ऊतक मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा क्या हो जाएगा, अस्थायी ऊतक मतलब परमानेंट टिश्यू, है ना। चलिए, अब विभज्योतक ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। कल जो सवाल पूछा गया था कि अंतर्वेशी ऊतका मतलब कि इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो बता दीजिएगा, है ना, कि पत्तियों के आधार पर पाया जाता है, जो एनसीईआरटी नोड और इंटर नोड बोला है कि यहां पर आपको देखने को मिलता है ना। लेकिन हम तीनों आपको बता दे रहे हैं, अगर शीर्ष विभज्योतक ऊतक या एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पूछ लिया तो आप क्या बताओगे भैया, तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको देखने को मिलता है तने और जड़ के सिराओं पर, ये पौधे की लंबाई बढ़ाता है, ठीक है। अगर लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात, मतलब पार्श्व विभज्योतक ऊतक की बात करते हैं, ये आपको कहां देखने को मिलेगा, तो पार्श्व विभज्योतक ऊतक जो होता है वो आपको देखने को मिलता है छाल के नीचे पाया जाता है। ये पौधे की मोटाई बढ़ाता है, मतलब गर्द बढ़ाता है, लेकिन नई एनसीईआरटी में ये लिखा है कि ये कैम्बियम रिंग को बढ़ाता है या वार्षिक वलय को बढ़ाता है, और मतलब कि वार्षिक वलय बढ़ेगा तो पौधे की मोटाई भी बढ़ जाएगा, ये चीज आपको याद रखना। तीसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो आपको कहां देखने को मिलता है, तो बता दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, एक मिनट, हम लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक बार फिर से बता देते हैं, वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो हम कहेंगे लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको देखने को मिलता है छाल के नीचे। ये क्या करता है, पौधे की मोटाई बढ़ाता है, और ये क्या करता है दोस्तों, तो हम कहेंगे सर ये पौधे के वार्षिक वलय या घेरा जिसको गर्त कहा जाता है उसको वो इंक्रीज करेगा, तो पौधे की मोटाई बढ़। अब आते इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या अंतर्वेशी तक, ये पत्तियों के आधार पर पाया जाता है, या इसी को हम लोग बोलेंगे नोट या इंटर नोड पे पाया जाता है, और ये पौधे और शाखाओं में वृद्धि करता है। अगर कोई बकरी आए दूब के घास को चर जाए तो नई शाखा निकल आती है, क्या नई शाखाएं निकल आती है, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं भाई साहब, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से हुआ है। तो इसके अलावा अब हम लोग अगर अस्थायी ऊतक की बात करते हैं, तो अस्थायी ऊतक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक सरल अस्थायी ऊतक, दूसरा जटिल अस्थायी ऊतक, है ना। चलिए, सरल अस्थायी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, हमने आपको ट्रिक बताया था याद करने का, PCS, क्या बताया था भैया, PCS बताया था।
पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा से कल सवाल पूछा गया था कि पैरेन्काइमा ऐसा है जहां पर थोड़ा स्पेस पाया जाता हो, ईयर फील्ड होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो एरेन्काइमा, जो जलीय पौधे में आपको देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद आते हैं भैया कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा पौधे में लचीलापन प्रदान करता है। स्क्लेरेन्काइमा वाला सवाल भी कल आया था और आज भी पूछा होगा, डिटेल तब पता चल पाता है जब बच्चे घर पहुंचते हैं, तब बता पाते। तो स्क्लेरेन्काइमा जो होता है वो नारियल का छाल वगैरह होता है, ये मृत कोशिकाओं से बनी होती है और ये पौधे को कठोरता प्रदान करते हैं। बीज का खोल हो गया, नारियल की छाल हो गई, या और भी चीजें हैं ना, तो उसमें ये पाया जाता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं जटिल स्थायी ऊतक। जटिल स्थायी ऊतक में जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। जाइलम जल का परिवहन करता है, फ्लोएम जो होता है वो भोजन का परिवहन करता है। इसके अलावा एक बात याद रखना है, कल तक बच्चा यह कह रहा था कि सर ह्यूमन बॉडी से सवाल नहीं आया था, लेकिन आज सवाल आया था ब्लड से। तो रक्त से संबंधित कुछ सवाल आपको देखने को मिले थे। आज ब्लड से संबंधित कुछ सवाल आपको देखने को मिले थे। तो मेरे प्यारे साथियों, मतलब ब्लड से भी क्वेश्चन पूछा गया था, ब्लड से भी क्वेश्चन। तो ओवरऑल हम अगर एनसीईआरटी को सही से पढ़े होंगे तो सर्तियां आप कर ले जाएंगे। मैंने अपने पूरी जब से शुरू से लेकर और आखिरी तक हमेशा एनसीईआरटी कंटेंट लेकर पढ़ाया और आपको बताया भी बार बार कि भैया एनसीईआरटी ही पढ़िए, अतिरिक्त ना पढ़िए। बहुत बच्चा हमसे बहस भी करता था कि सर थोड़ा और डिटेल पढ़ाओ, और डिटेल पढ़ाओ, और डिटेल। हमको क्या, हम तो एक एक चैप्टर 1.5 साल पढ़ा सकते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा है नहीं। हमने आपको बोला था कि केवल 9th और 10th की एनसीईआरटी रटिए, याद करिए, पढ़िए उसी, समझिए उसी को और उसी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, वहीं से आपको सवाल देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी कभी आप किसी भी एग्जाम की, जब वो ने सिलेबस में बोल दिया है कि हम एनसीईआरटी पूछेंगे, तो हाँ वही पूछेंगे भैया, उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। अब एनसीईआरटी हम लोग पढ़े नहीं है तो हमको हम उसकी भाषा टफ लगती है, मुश्किल लगता है, थोड़ा सा हार्ड लगता है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें ये चीज देखने को मिलती है कि हाँ भैया एक एक बातें जो है वो हार्ड है, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज हार्ड है। तो एनसीईआरटी को, शब्दों को तोड़ना, पढ़ना, समझना, उनके कॉन्सेप्ट को, यही एक कला होती है जो लोग टीचर की सहायता लेकर पढ़ते हैं। आप कहीं भी पढ़े होंगे, एनसीईआरटी पर अगर आप कमांड है तो आपका बेहतर जो है जाए। हाँ, साइंस इतना है कि आप साइंस 25 में से 26-27 क्वेश्चन, 25 में से जो है 25 में से 22 से 23 क्वेश्चन आप कर सकते हो। 25 में से 22 से 23 क्वेश्चन कर सकते हो। और रीजनिंग भी तो इतना आसान आता है कि 26-27 क्वेश्चन भी लोग कर सकते हैं। तो ओवरऑल पेपर जो है वो अब नॉर्मली आ रहा है। बाकी जैसे जैसे स्टेप बढ़ते जाएंगे पेपर का लेवल थोड़ा बढ़ता जाएगा। ठीक है साथियों, तो हमारे पास अभी इतना क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, हम सटीकता पर थोड़ा ध्यान देते हैं। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बच्चा बोलता है ये आया वो आया, इसमें क्या सही है क्या गलत है, इसकी जब हम समीक्षा कर लेंगे तब रात को 8 बजे आपके सामने लेकर आएंगे। ये पूछा गया था किस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे ज्यादा होती है। तो आपको पता है ये अब एग्जैक्ट इसी शिफ्ट का है कि पिछले वाले शिफ्ट का, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ध्वनि सबसे तेज चलती है ठोस में, उससे कम किस में चलती है, द्रव में चलती है, और सबसे स्लो किस में चलती है, गैस में चलती है। इसका मतलब यह होता है कि ध्वनि तरंगों से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि ध्वनि तरंगों के संबंधित सवाल v = f × लैम्डा से भी सवाल पूछा गया था। मतलब कि जो है ध्वनि तरंगों की चाल दे दिया गया था, तरंग दैर्घ्य दे दिया गया था, आवृत्ति निकालने को था, तो इससे न्यूमेरिकल भी सवाल पूछा गया था। तो ध्वनि तरंगों से संबंधित क्वेश्चन पर आप लोग थोड़ा सा है ना फोकस कर लीजिएगा बढ़िया तरीके से। चलिए, तो यहां पर अगर हम आपको दिखाएंगे तो ध्वनि तरंगों को लेकर जो है वो सवाल पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, साउंड की बात करते हैं कि साउंड में और कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। यस सर, बस यही क्वेश्चन साउंड को लेकर पूछा गया था। हाँ, साउंड से एक क्वेश्चन याद रखना है कि तारत से भी सवाल पूछा गया था। तारत मतलब होता है पिच से भी क्वेश्चन पूछा गया है। पिच मतलब समझ, स्वरमान, लड़कियों की आवाज भारी क्यों होती, मतलब पतली क्यों होती, लड़कों की आवाज भारी क्यों होती है। तो आपको पता है कि तारत जो होता है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है ना। और आपको पता है जिसकी आवृत्ति जितनी ज्यादा होती है उसका पिच उतना हाई होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही क्या होगी, अधिक होने की वजह से उनकी आवाज उतनी ही पतली होती है। ओके, चलिए इसके अलावा द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, ये कई शिफ्ट में अब तक पूछा जा चुका है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसके द्वारा दिया गया है, एंटोनी लेवासिए के द्वारा दिया गया था।
ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण वाला नियम आपको याद कर लेना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला पूरा चैप्टर बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। अभी 3 बजे हम एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली क्लास शुरू करेंगे, पढ़ाएंगे, जिसमें ऊतक पढ़ाएंगे, मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 5 टॉपिक हैं उनको पढ़ाएंगे, जिससे 2-2 3-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है भैया, चलिए, तो यहां पर हम आपको कुछ सवाल लिख कर लेकर आए हैं और कुछ सवाल जो है हम यहां पर कराए दे रहे। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम से न्यूमेरिकल भी आ सकता है। न्यूमेरिकल क्या मतलब होता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए, इसके अलावा ये आपसे पूछा गया था कि भैया हवा में ध्वनि की चाल और माध्यम में ध्वनि की चाल, प्रकाश की चाल से क्या निकलेगा। तो आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, C अपान क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, C अपान V हो जाता है। मतलब प्रकाश की चाल मतलब प्रकाश की चाल निर्वात में, ठीक है, प्रकाश की चाल निर्वात में और प्रकाश की चाल जो है माध्यम में, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए 2 रेशियो होता है, एक रेशियो C और दूसरा क्या हो जाएगा आपका V। C प्रकाश की चाल निर्वात में, V प्रकाश की चाल माध्यम में हो जाएगा। ठीक है, तो हवा में प्रकाश की चाल और माध्यम, यहां थोड़ा सा सही से नहीं लिखा हुआ है तो फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि अपवर्तनांक निकालने वाले फार्मूले से न्यूमेरिकल या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला है, कह रहा है सिल्वर ब्रोमाइड और कैल्शियम कार्बोनेट और पानी का टूटना, है ना, ये कौन सी अपक्रिया। तो ये एक्चुअली में टूटना शब्द का इस्तेमाल हो जाए तो समझ लो अपघटन अपक्रिया है। क्या हो जाएगा भैया, अपघटन अपक्रिया। तो अब तक 3 प्रकार के रिएक्शन पूछे गए हैं। एक तो पूछा गया है उदासीनीकरण अपक्रिया, उदासीनीकरण अपक्रिया मतलब न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन पूछा गया है। दूसरा पूछा गया द्विविस्थापन अपक्रिया, क्या होगा, द्विविस्थापन अपक्रिया। तीसरा क्या हो जाएगा, अपघटन अपक्रिया, क्या हो जाएगा, अपघटन अपक्रिया। ये 3 रिएक्शन जो है वो पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो साथियों आपको और क्या क्या पढ़ लेना है, ऑक्सीकरण अपक्रिया पढ़ना है, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, अपचयन पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए, तो ऑक्सीकरण और अपचयन भी शायद किसी में पूछा गया था कि तांबे के ऑक्सीकरण से क्या होता है, मतलब इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए, और आपको बता दें प्राथमिक उपभोक्ता किस श्रेणी में आते हैं, है ना। तो अगर हम प्राथमिक उपभोक्ता की बात करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो हम कह सकते हैं शाकाहारी में आएंगे। किस में आएंगे, शाकाहारी में आते हैं, ये याद रखना है। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या होगा, शाकाहारी में आता है, ये चीज आपको समझना है। तो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी में, द्वितीयक उपभोक्ता जो होता है वो शाकाहारी मांसाहारी दोनों हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। चलो भाई, अब आते हैं कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है। बहुत अच्छा सवाल है। कोशिका झिल्ली जो होती है वो सभी कोशिकाओं में पाई जाती है, सभी सेल में होती है। कोशिका झिल्ली जो होती है वो लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है, लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है। कोशिका झिल्ली कैसी होती है, एनसीईआरटी लिखता है कि भैया ये चयनात्मक पारगम है। क्या भैया, चयनात्मक पारगम है। चयनात्मक पारगम का मतलब होता है सेलेक्टिवली परमेबल है। ठीक है, तो ये चीज आपसे जरूर पूछा जाएगा कि बताओ भैया कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है, तो हम चयनात्मक पारगम बता देंगे। ओके, अगला है वॉइस बॉक्स का काम क्या होता है। तो वॉइस बॉक्स मतलब होता है जो यहाँ पर स्वर यंत्र पाया जाता है, उसका काम क्या होता है, तो हम कहेंगे ध्वनि उत्पन्न करना। क्या करना भैया, ध्वनि उत्पन्न करना। ये चीज आपको याद रखना, यहीं पर वोकल कार्ड होता है, यही वोकल पार्ट से ध्वनि उत्पन्न होती है। चलो, न्यूरॉन का कौन सा भाग संदेश प्राप्त करता है। न्यूरॉन का कौन सा भाग, तो एक्सॉन होता है वो संदेश प्राप्त करता है। एक्सॉन जो होता है वो संदेश प्राप्त करता है और डेंड्राइट जो होता है वो मैसेज को क्या करता है भैया, भेजता है। तो नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन से जरूर सवाल पूछा जाएगा, तो एक बार सभी लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। चलो भैया, कह रहा है, देखिए भाई साहब, कह रहा है लेमडा बराबर होता है ना, कितना, 600
nm मतलब नैनोमीटर है, v बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो आवृत्ति क्या हो जाएगी। ठीक है भैया, चलिए तो याद रखना है लैम्डा, तो यही वाले फार्मूले से आपको बताना है v = f × लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है मेरे साथियों कि v लैम्डा को क्या याद करना है, फ्रीक्वेंसी, f बराबर क्या हो जाएगा, v/लैम्डा हो जाएगा। अब आपको मान रख देना है, लेकिन यहां मात्रक का ध्यान दीजिएगा, हम सवाल को क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि यहां मात्रक nm में दिया गया है, यहां मात्रक मीटर पर सेकंड में दिया, मैच नहीं कर रहा है। अब वहां देखने वाली बात होगी कि आंसर किस में दिया गया है, उस मात्रक के हिसाब से आपको आंसर सॉल्व करना पड़ेगा। यह चीज आपको याद रखना, क्योंकि केवल आंसर लाना नहीं सही होता है, मैच कराना भी सही माना जाता है, यह आपको याद रखना। अगला सवाल है, बिलियन की सांद्रता का सूत्र क्या होता है, जल्दी से बता दीजिएगा। तो बिलियन की सांद्रता का सूत्र पर आधारित सवाल पूछा जाता है, हर शिफ्ट में आया है। तो सांद्रता बराबर क्या होता है, बिले बटा क्या हो जाएगा, बिलियन हो जाएगा, बिले बटा बिलियन हो जाएगा। एक तो ये हो जाएगा। अगर सांद्रता प्रतिशत पूछ लेता तब आप क्या बताते, तो सांद्रता प्रतिशत बराबर हो जाएगा बिले बटा बिलियन, बिले बटा बिलियन गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इस पर जरूर सवाल पूछा जा रहा है सभी शिफ्ट में, इसलिए आपको याद रखना है। पादप में ग्लूकोज का टूटकर ऊर्जा देने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है। तो पौधे में जब ग्लूकोज टूटता है, पौधे हो या जंतु हो, सब में ग्लूकोज टूटता है। तो ग्लूकोज टूटता है किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इसलिए यह ऑक्सीकरण कहलाता है। ओके, अब जब बनता है तो एटीपी बनता है, और एटीपी जो होता है दोस्तों वो ऊर्जा है। ठीक है, और ये चीज आपको कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाई जाती है, कोशिका के अंदर पाई जाती है, इसलिए इसको बोला जाता है सेलुलर रिस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन कहा जाता है, ये आपको याद रखना। सेलुलर रिस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन के नाम से हम इसे जानते हैं। इतनी बातें क्लियर है। अगला, दवाओं में प्रयुक्त एथेनॉल की मुख्य विशेषता क्या होती है। अब एथेनॉल जल में घुलनशील होता है, ये ऑप्शन जो होगा उस हिसाब से आप आंसर लगाइएगा, है ना। चलिए अगला है, गतिज ऊर्जा 40 से, है ना, 140 तक होने पर किया गया कार्य क्या होगा, है ना। तो गतिज ऊर्जा 40 से लेकर 140 होने पर किया गया कार्य कितना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 40 है, अगर गतिज ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा 40 जूल है। अब 40 जूल से 140 जूल होने में दोस्तों कितना काम करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल सा आंसर है, सिंपल सा सवाल है और सिंपल सा जवाब भी है। तो मेरे प्यारे साथियों जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। ठीक है, तो हमको लगता है कि इस प्रकार अगर आपके परीक्षा में क्वेश्चन आ गया तो इसको बढ़िया तरीके से याद रखना है, एकदम बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ठीक है, चलिए ओके, हाँ समझ में आ रहा है, इतनी बातें क्लियर है, एकदम बहुत बढ़िया तरीके से ये सारी चीजों को जानना है। जल्दी से बताइएगा। चलो भाई साहब, ओके, तो मुझे लगता है इस चीज को आपको याद रखना होगा, है ना। तो कुछ नहीं है, देखिएगा जितना ऊर्जा होगी उतना ही क्या होगा, कार्य होगा। तो 40 से 140 होने में कितना, 100 का अंतर होगा, तो 100 जूल कार्य भी करना पड़ेगा, है ना। चलिए अगला, आकाश गंगा, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ये पुराना सवाल है, सबको याद हो गया होगा। 60 वाट का 120 वोल्ट पर करंट कितना हो जाएगा। तो P = क्या होता है, V × I होता है कि नहीं। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर क्या हो जाएगा, P/B हो जाएगा। P कितना दिया गया, 60 दिया गया, V कितना दिया गया है भैया, 120 दिया गया है, मारो मर गया, 60 कम 60 तो 100, है ना। चलिए 0.5 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब सवाल आपको याद रखना, 2-3 फार्मूले जो हैं वो न्यूटन के दूसरे बल की बात करते हैं, उस पर भी थोड़ा फोकस कर लीजिएगा, है ना। चलिए अब आते हैं लेंस की आवर्धन क्षमता की बात करते हैं। लेंस की आवर्धन क्षमता ये सब हम कैसे ज्ञात करते हैं, है ना। तो लेंस की आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होता है, B/U हो जाएगा। क्या होगा, लेंस की आवर्धन क्षमता m बराबर क्या हो जाएगा, B/U हो जाएगा। क्या हो जाएगा, B/U। ओके, चलिए
ध्वनि की चाल का घटता क्रम हमने आपको पहले ही बता दिया है, ये पूछा गया है। द्रव्यमान संरक्षण का इच्छा, ये डबल हो गया है, कोई बात नहीं। अब साथियों जो और नए नए क्वेश्चन है उस पर मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा। क्या आप लोग सभी लोग रेडी है इसके लिए? चलिए, जो और नए नए सवाल है उस पर भी हम थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे, तो एक बार सभी लोग जरूर देखिएगा। एक नए नए क्वेश्चन है हमारे पास। हाँ देखो भैया, लाइट से हमें किस पर फोकस करना है, जरा ध्यान से देखिएगा। लाइट से हमें फोकस करना है, हाँ लाइट से हमें क्या फोकस करना है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, लाइट से हमें फोकस करना है दो चीजों पर। एक तो उसके आवर्धन क्षमता पर, क्या भैया, आवर्धन क्षमता या आवर्धन निकालने वाला। दूसरा है लेंस की क्षमता, क्या होगा भैया, लेंस की क्षमता, ठीक है। और दूसरा आपसे पूछा जाता है अपवर्तन से सवाल, किससे भैया, अपवर्तन से सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा प्रिज्म से भी सवाल पूछा गया है, किससे भैया, प्रिज्म से सवाल पूछा गया है, या जो प्रकीर्णन होता है, इन सब चीजों को लेकर भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो लाइट से ये चीजें आपको याद रखना। अब लेंस की क्षमता, अब लेंस का फार्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा, लेंस का सूत्र, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लेंस के सूत्र निकालने के बाद आवर्धन निकलता है, इसलिए इन तीनों चारों चीजों को अच्छे से पढ़ लेना है। चलिए, इसके अलावा अगर हम ऊर्जा की बात करते हैं दोस्तों, तो ऊर्जा में हमें दोनों याद रखना है। एक तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ mv² हो जाएगा, ये याद रखना है। और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, mgh, ये भी आपको याद, इससे भी सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे दोस्तों, हाँ बिल्कुल, अब अगर हम बात करेंगे कार से संबंधित सवाल पूछा गया, कार बराबर क्या होता है, तो हम कहेंगे बल गुणे विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ये वाला भी फार्मूला आपको याद रखना, क्योंकि कार पूछा गया है कि अगर बल और विस्थापन इतना है और इनके बीच बना कोण इतना है, तो बताओ किया गया कार्य क्या होगा, इस चीज को याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे दोस्तों, हाँ इलेक्ट्रिसिटी में, किसमें भैया, इलेक्ट्रिसिटी में बात करते हैं ना, विद्युत की बात करते हैं, तो विद्युत में हमें क्या क्या याद करना है। एक तो भैया P बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू आई हो जाएगा, ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है शक्ति ज्ञात करने के लिए। ओके, इसके अलावा एक फार्मूला ये भी आपको याद रखना, I² RT, है ना, इससे भी सवाल पूछा गया है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया। और ओम का नियम तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ओम्स लॉ तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ओम्स लॉ बराबर क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, है ना, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा। फोटोसिंथेसिस से सवाल पूछा जाएगा या पूछा जा रहा है, फोटोसिंथेसिस से सवाल पूछा जा रहा है। जैसे पिछली बार पूछ लिया गया था, मतलब पिछले दिन पूछा गया था कि बताओ पानी से क्या निकला है ना, या बाई प्रोडक्ट क्या है, तो ये सवाल पूछेगा, ठीक है साथियों। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तंत्रिका से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किससे भैया, तंत्रिका। हमने आपको बताया था कि भैया तंत्रिका मतलब न्यूरॉन से सवाल आपको जरूर याद रख लेना है, सारी चीजें, है ना। कोशिका से सवाल भी पूछा गया है, बशर्ते कि अभी कोशिका इस बार ज्यादा हाईलाइट नहीं हुआ है। ऊतक दोस्तों याद रखना, ऊतक से जरूर सवाल पूछा जाएगा, याद रखना। लेकिन इस बात ऊतक में अच्छी बात ये रही है, इस बार ऊतक में अच्छी बात ये रही है दोस्तों, ठीक है, कि प्लांट टिश्यू पूछ रहा है, अभी एनिमल टिश्यू नहीं पूछा है। प्लांट टिश्यू पूछ रहा है, एनिमल टिश्यू नहीं। प्लांट टिश्यू में ही क्या पूछ रहा है, सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पूछ रहा है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटरकैलरी, ये तीन दोनों पूछ रहा है। अब अगर हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू, तो परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू पूछा है, मतलब जाइलम फ्लोएम इतना ज्यादा भी डोमिनेंट नहीं किया, लेकिन हो सकता है आगे पूछ ले। तो इस चैप्टर को हम पढ़ाएंगे, है ना, हम पढ़ाएंगे भैया, तो सब लोग जरूर आ जाइएगा आज, है ना। इसके अलावा और क्या पूछा गया था, हाँ रासायनिक समीकरण के बारे में बता दिया है, वो पूछा जा रहा है। अम्ल क्षार लवण से सवाल पूछा जा रहा है, अम्ल क्षार और लवण से सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और क्या हो सकता है, चलिए ऊर्जा संरक्षण का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम दोनों आपको पढ़ना, ऊर्जा संरक्षण का नियम भी पढ़ना है और द्रव्यमान संरक्षण का नियम दोनों याद कर लेना है। इसके अलावा स्थिर अनुपात का नियम पढ़ लेना है। इसके अलावा पूछा जा रहा है मॉडल,
है ना, जिसमें अभी तक तो रदरफोर्ड का मॉडल पूछा गया है, लेकिन हमें डाल्टन, थॉमसन, इन लोगों को भी पढ़ लेना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, आइसोटोप्स और आइसोबार के बारे में भी एक बार देख लेना है। ठीक है, तो बस इतना ही हमको मिला है। बाकी रात को 8 बजे हम पूरा का पूरा पेपर तीनों शिफ्ट का एकदम एनालिसिस करके लेकर आते हैं, तो उसके लिए आप लोग जरूर आ जाइएगा साथियों। ठीक है सर, बाह्य निषेचन से सवाल आया था, बाह्य निषेचन, तो याद रखना है ये एनसीईआरटी का ही कंटेंट है, पूरी कंटेंट एनसीईआरटी का ही पूछा जा रहा है। तो बाह्य निषेचन उनको बोलते हैं, सबसे पहले जान लो कि बाह्य निषेचन उनको बोलते हैं जिसमें निषेचन बाहर होता है, जिसमें निषेचन जो होता है वो बाहर होता है, आउटसाइड द बॉडी, शरीर से बाहर होता है। तो निषेचन जिसमें शरीर से बाहर होता है, शरीर से बाहर होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो हम कहेंगे बाह्य निषेचन कहते हैं या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अधिकांश जो होता है वो जलीय जीवों में होता है। किसमें होता है? जलीय जीवों में होता है। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था भाई साहब कि मेढक में निषेचन कैसा होता है, तो मेढक हो या मछली हो, मेढक हो या मछली हो, और बहुत सारे ऐसे जंतु होते हैं जिनमें बाह्य निषेचन होता है। क्या होता है? बाह्य निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और बाह्य निषेचन के लिए माध्यम चाहिए, जल चाहिए, क्योंकि तभी मेल का जो स्पर्म होता है या मेल का गैमीट पानी के रास्ते तैरते तैरते फीमेल के कहां पहुंच जाएंगे, है ना, जहां फीमेल ने ओवा छोड़ा होगा या उनके फीमेल के गैमीट दोनों मिल जाएंगे पानी में, फर्टिलाइजेशन कर लेंगे, है ना। तो याद रखना बाह्य निषेचन शरीर के बाहर वाले निषेचन को बोलते हैं, और बाहर मतलब होता है जल में। ठीक है, और ये जलीय जीव में पाए, जैसे मेढक हो गया, मछली हो गया। तो बाह्य निषेचन अगर आप पढ़े हो तो अंतः निषेचन भी आपको जानना जरूरी है। अंतः निषेचन मतलब होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अंतः निषेचन का मतलब होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इनका जो निषेचन होता है वो शरीर के अंदर होता है, और भी किसके शरीर के अंदर, तो हम कहेंगे मादा के शरीर के अंदर होता है, फीमेल के शरीर के अंदर होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा ओके समझना पड़ेगा कि अंतः निषेचन का मतलब होता है जो शरीर के अंदर निषेचन होता है, इनसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है भैया, चलिए अब जैसे इंसान है, इंसान में जो निषेचन होता है वो कैसा निषेचन है? अंतः निषेचन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है ना। चलिए, तो अब इसी से संबंधित सवाल आपसे पूछा जाएगा। ऐसे सवाल आया था कि बताओ मेढक में किस प्रकार का निषेचन होता है, तो बाह्य निषेचन, है ना। चलिए, इनमें से कौन सा जीव बाह्य निषेचन दर्शाता है, तो याद रखना दोस्तों मेढक हो जाएगा। बाकी मनुष्य, मुर्गी, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, शियार, है ना, इन सब में क्या होता है? अंतः निषेचन होता है या इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अगला सवाल है आंतरिक निषेचन के बारे में कौन सी बात सही है? नर और मादा युग्मक पानी में मिलते हैं? नहीं भैया, नर और मादा युग्मक पानी में मिलेंगे तो बाह्य निषेचन कहलाएंगे। निषेचन मादा शरीर के अंदर होता है, मतलब बी आंसर। इनमें बहुत सारे अंडे नष्ट हो जाते हैं। नहीं भैया, अंतः निषेचन में बहुत सारे अंडे नहीं, तो बाह्य निषेचन में बहुत सारे अंडे नष्ट हो जाते हैं। यह केवल जलीय जीव है, बाह्य निषेचन जल। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मतलब निषेचन मादा शरीर के अंदर होता है। ये सवाल पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 वाट का मतलब। अब इससे संबंधित सवाल क्या रहा होगा वो आप समझ सकते हो दोस्तों। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। शक्ति बराबर क्या होता है? तो शक्ति बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? कार्य बटा समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्य बटा समय हो जाता है। ठीक है, अब कार्य का मात्रक जूल हो जाएगा और समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। इसका मतलब होता है 10 जूल सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 जूल सेकंड हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है। तो कुछ इसी तरह से आंसर आया होगा कि 10 वाट का मतलब होता है 10 जूल पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 10 जूल उन्होंने काम किया है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो 10 वाट का मतलब क्या हुआ कि 10 जूल काम उन्होंने 1 सेकंड में किया है। ये बात आपको समझना है। ठीक है, दूसरा सवाल है पानी में पेंसिल का मुड़ा होना। हर शिफ्ट में आ रहा है अपवर्तन से सवाल, हर शिफ्ट में आ रहा है भैया अपवर्तन से सवाल। अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन।
अगर आपसे पूछा जाए अपवर्तन या रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो सीधे ना जाकर अपने मार्ग से विचलित हो जाती, या तो अभिलंब से दूर हटती है, ये तो माध्यम पे डिपेंड करेगा, या अभिलंब के पास आती है, यही तो होगा। स्पीड भी घटती बढ़ती है, ये माध्यम पे डिपेंड करता है। तो इसका उदाहरण क्या होगा, पेंसिल, पानी में अगर पेंसिल डालोगे तो पेंसिल टेढ़ा दिखाई देगा। इसके अलावा कल नींबू पूछा गया था कि नींबू पानी में रखा हुआ है तो साइज बड़ा क्यों दिखाई देता है। इसके अलावा प्रकाश के अपवर्तन की बात करते हैं दोस्तों, तो कल ये भी पूछा गया था कि सूर्योदय से 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूरज का लाल दिखाई देना, ये भी है आपका, है ना। तो आभासी सूर्योदय जो होता है वो। इसके अलावा आपसे कहा जाए तली जो होता है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देता है, या कह सकते हो पानी को जब आप देखोगे, साफ पानी को, तो जितनी गहराई है उसके वास्तविक गहराई से कम गहराई हमें दिखाई देती है। तो ये सब प्रकाश के अपवर्तन का सवाल है ना। और यही पूछा गया था कि पानी में पेंसिल का मुड़ा होना क्या कहलाता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, कह रहे तालाब उथला दिखाई देने का कारण क्या होता है। मतलब अगर आप तालाब में जाओगे तो जितनी गहराई, मान लो गहराई इसकी डी है लेकिन पानी भरा हुआ है, तो आपको कम ही गहराई दिखाई देगा, D1। तो ये किसकी वजह से, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से है। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम आपको जानना बहुत जरूरी है। इसी में स्नेल का नियम है। किसका है भैया, स्नेल का नियम इसी में है, ये चीज आपको समझना है। और स्नेल का नियम तो आपको पता है, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है, कॉन्स्टेंट, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, इनमें से कौन सा उदाहरण अपवर्तन का नहीं है। फटाफट आंसर करिएगा, अपवर्तन को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, पूछा जाएगा, है ना। जल्दी से बताइएगा। पानी में रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता, बिल्कुल सही बात है। गर्मियों में मृग तृष्णा का दिखना, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, या लेंस का प्रतिबिंब, है ना, बनना। अब बताइए दोस्तों, तो याद रखना है इसमें अपवर्तन का उदाहरण क्या हो जाएगा भैया, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। ये प्रकाश का परावर्तन है। क्या है भैया, सर ये प्रकाश का परावर्तन है। तो जो हमारे घर में आईना होता है उसमें जो हमारा प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, वास्तविक होता है और कैसा होता है भैया, पार्श्वीय, उल्टा होता है। मतलब कि दोस्तों वहां पर जो है वो प्रकाश का परावर्तन होता है। तो याद रखना, चाहे समतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, सब पर प्रतिबिंब जो बनता है वो प्रकाश के परावर्तन से बनता है। इनमें से कौन सा उदाहरण अपवर्तन का नहीं है। अच्छा ये डबल हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए अडा फूड चैन से सवाल आया हुआ था, खाद्य श्रृंखला से सवाल आया था। खाद्य श्रृंखला के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। खाद्य श्रृंखला या फूड चैन को लेकर एक बार जान लीजिएगा, है ना। बार बार सवाल पूछता है खाद्य श्रृंखला को लेकर। ध्यान से देखिएगा, ये है अपना घास, है ना। घास को किसने खाया, टिड्डा ने खाया। किसने खाया, टिड्डा ने खाया। टिड्डा मतलब ग्रॉस हॉपर। और टिड्डा को किसने खाया, मेढक ने खाया। ठीक है, मेढक को किसने खाया, सांप ने खाया। और सांप को किसने खाया, बाज ने खाया। ठीक है, चलो भैया ये चीज आपको समझ में आता। अब सुनिएगा, जो घास है ये उत्पादक है। घास क्या है, उत्पादक है। घास क्या है, उत्पादक है। उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर है। ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा, जो टिड्डा है ये प्राइमरी, अगर एक लिखो उसके ऊपर अंश लगा दो तो प्राइमरी बोला जाता है। ये प्राइमरी उत्पादक है। क्या है भैया, प्राइमरी उत्पादक है। मेढक क्या है, तो मेढक द्वितीय उत्पादक है। मेढक क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे सर द्वितीय उत्पादक है। ठीक है, और अगर हम सांप की बात करते हैं तो तृतीय उत्पादक है। ठीक है, और बाज क्या हो जाएगा, चाहे चतुर्थ उत्पादक कहो या, सॉरी माफी चाहेंगे, गलती हो गई, यहाँ उपभोक्ता लिखना चाहिए था, है ना, गलती से निकल गया, है ना। चलो ओके, तो क्या होगा भैया, हाँ ओके, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है भैया, उपभोक्ता है। ये प्राथमिक उपभोक्ता है मतलब कंज्यूमर है। ये द्वितीयक उपभोक्ता है मतलब कंज्यूमर है। ठीक है, और ये तृतीयक उपभोक्ता है मतलब कंज्यूमर है। ठीक है, चलिए भैया ओके। अब इसकी बात करते हैं, तो ये चतुर्थ या क्वार्टनरी उपभोक्ता हो जाएगा, या इसी को उच्च उपभोक्ता भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, उच्च उपभोक्ता भी कहते हैं। अब समझने की कोशिश करना है साथियों, यहाँ ये तो बात सबको समझ में आ रहा है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें
पहला पोषण स्तर कौन होगा, दूसरा पोषण स्तर कौन होगा, तीसरा पोषण स्तर कौन होगा, बड़ा मुश्किल से बताना होता है। तो ये पहला पोषण स्तर है। पोषण स्तर पूछेंगे तो ये पहला पोषण स्तर हो जाएगा। अगर पोषण स्तर पूछा, याद रखना, ट्रॉफिक लेवल अगर पूछा तो आप बता दीजिएगा कि ये पहला पोषण स्तर है, ये आपका क्या है, दूसरा पोषण स्तर है, और ये आपका क्या है, तीसरा पोषण स्तर है, ये आपका क्या है, चतुर्थ पोषण स्तर है, और ये आपका क्या है, पांचवा पोषण स्तर है। तो बस आपको यही जानना है कि पोषण स्तर अलग चीज होता है और ये दोनों अलग चीज होता है। ठीक है, चलिए तो अब जरा ध्यान से, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का प्रवाह होता है। 10% ऊर्जा जो है वो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाता है, 90% वो स्वयं इस्तेमाल कर लेता है। तो इससे हम लोग कहेंगे लिंडमैन्स लॉ। लिंडमैन का जो लॉ होता है वो कहता है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण क्या होता है, तो हम कहेंगे 10% स्थानांतरित होता है। इसका मतलब ऊर्जा स्तर का ह्रास होता है, मतलब डेप्रिसिएशन होने लगता है, कम होने लगता है, और ये एक दिशात्मक होता है। इतनी बातें याद रखना। तो मेरे प्यारे बच्चों यही सब सवाल पूछा जाएगा, ऐसे इतना बड़ा दे दिया जाएगा, कहेगा कि बताओ सांप क्या है इसमें, तो हम कहेंगे सांप तृतीयक उपभोक्ता है और चतुर्थ पोषण स्तर में है। पूछ लिया जाए मेढक क्या है, तो हम कहेंगे इस खाद्य श्रृंखला में मेढक जो है वो द्वितीयक उपभोक्ता होता है, तीसरा पोषण स्तर होता है। बाज क्या है, चतुर्थ उपभोक्ता है और पांचवा क्या है, पोषण स्तर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से कर ले जाइएगा। ये सब बहुत आसान सवाल होते हैं ना। चलिए, और इसके बाद आया था साबुनीकरण। अब साबुनीकरण में क्या पूछा गया था, मुझे लग रहा है कि यही पूछा गया होगा कि कौन सा इसमें सॉल्ट होते हैं, क्या होते हैं, यही चीज आपको ध्यान से देखना। तो अब यह हो सकता है साबुनीकरण का रिएक्शन पूछा जाए या कुछ भी पूछा गया होगा, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना है। उपकला का कार्य क्या होता है, उपकला ऊतक का काम क्या होता है। हमको लगता है ये पहली बार ऐसा हुआ होगा जो जंतु ऊतक से सवाल पूछा है, नहीं तो अभी तक पादप ऊतक से पूछा जाता है ना। तो उपकला ऊतक जो होता है दोस्तों, वो हमारे शरीर की रक्षा करता है, तो रक्षात्मक होता है, प्रोटेक्टिव होता है। ये क्या होता है भैया, प्रोटेक्टिव होता है, रक्षात्मक होता है। ठीक है, तो जिस प्रकार किसी सामान का लेमिनेशन किया जाता है पॉलीथीन से, वैसे ही हमारे शरीर का लेमिनेशन है किससे, है ना, तो एपिथेलियल टिश्यू से। तो सभी अंगों का क्या किया गया है, एक प्रोटेक्टिव का काम करने का, ये कह सकते हो ढके रहने का काम करता है एपिथेलियल। ठीक है, अब उस ऑप्शन में रहा होगा बहुत सारी चीजें, मैं आपको बता दूं इसके अलावा क्या काम है। किसी प्रकार के सूक्ष्म जीव को अंदर जाने से रोकता है, मतलब बैरियर का काम करता है। किसका भैया, अवरोधक का काम करता है, बैरियर या अवरोधक का काम करता है ना। अगर मान लो ये हमारी स्किन ना होती तो पता लगता धूल मिट्टी वगैरह सब अंदर चला जाता, फेफड़े में पता लगता है इतना ज्यादा है ना मिट्टी बैठा हुआ है। फिर वो वाली नहीं, प्रेशर वाला जो होता नहीं, धुलने वाली गाड़ी है ना, वो डाल के धुलना पड़ता है ना। चलिए ओके, तो उपकला ऊतक का काम पूछा। रक्तचाप से प्लस सवाल पूछा गया था। रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर। देखिए इंसान का नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो हम कहेंगे 120/80 mmHg होता है। ठीक है, चलिए ये सामान्य ब्लड प्रेशर। जो 120 है उसको हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, सिस्टोलिक दाब कहा जाता है, सिस्टोलिक दाब कहते हैं। और जो आपका 80 है, क्या है भैया, जो आपका 80 है वो क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर है। जो आपका 80 है वो क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर है, डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, चलिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के बीच में 40 mmHg का अंतर है। अब यहां याद रखना है, ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो हृदय के संकुचन का दाब है, हृदय के संकुचन का दाब। जब हृदय संकुचित होता है तो ब्लड कहाँ जाता है, तो धमनियों में जाता है। धमनियां मतलब आर्टरीज में जाता है, मतलब जब ब्लड कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कहाँ जाता है भैया, धमनियों में जाता है। और जो डायस्टोलिक होता है वो हृदय के शिथिलन हो जाएगा, शिथिलन का, रिलैक्सेशन का दाब होता है। और ये जब शिथिलन होता है तो ब्लड कहाँ जाता है भैया, कहाँ पर रहता है, सिराएं होती वहां पर। तो सिस्टोलिक प्रेशर धमनी का होता है, डायस्टोलिक प्रेशर आपके सिराओं का होता है। ये चीज आपको याद रखना था। ठीक है, बाकी ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है, स्फेग्मोमैनोमीटर से मापते हैं। हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन का पिछला वाला हिस्सा होता है, वहीं से क्या होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। ठीक है साथियों, अब आते हैं अगला क्या सवाल पूछा गया था, निलंबन।
निलंबन के उदाहरण पूछे गए थे कि इनमें से कौन सा निलंबन है और कौन सा निलंबन का गुण होता है, ये चीज आपको याद रखना है। ये हर शिफ्ट में आ रहा है। निलंबन के उदाहरण क्या है, बिस्मांगी मिश्रण के उदाहरण क्या होता है, ये सब हम पढ़ा चुके हैं, है ना। बिस्मांगी क्या होता है, समांगी मिश्रण क्या है, इसमें ये चीज आपको देख लेना है। ठीक है भैया, चलिए अब आते हैं, आगे बढ़ते। प्रतिरोध से सवाल पूछा गया था, और प्रतिरोध से सवाल कैसे पूछा गया था मैं आपको बता दे रहा हूं भैया। प्रतिरोध जो है वो दो प्रकार के होते हैं संयोजन, एक होता है श्रेणी क्रम, क्या होगा भैया, श्रेणी क्रम होता है, और दूसरा क्या होता है, समांतर या समानांतर, जिसको कह सकते हैं पैरेलल कह देंगे, है ना। तो एक सीरीज में होता है ना, दूसरा क्या होता है पैरेलल में होता है। अब यहाँ याद रखना, सीरीज वाला अगर पूछेगा कि क्या होगा फार्मूला, तो हम कहेंगे R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा एज ऑन, इस तरह से, है ना। चलिए अगर मान लो पैरेलल में पूछ लिया तो इस तरह से आंसर होगा, है ना, इस तरह से फार्मूला होगा। ठीक है, चलिए ओके। अब मेरे प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन आया था वो आया था कि कई सारे प्रतिरोध दिए गए थे, आर का मान R1 दिया गया था, R2 दिया गया था, R3 दिया गया था और R4 तक दिया गया था। अब उनका समानांतर प्रतिरोध हमें ज्ञात करना। उन्होंने कहा था कि ये प्रतिरोध चारों समानांतर क्रम में जुड़े हैं, या कह सकते हो पैरेलल जुड़े हुए हैं, और पैरेलल जुड़े होने के बाद कुल जो है प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो इस फार्मूले पर रखकर और हम लोग आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एक बार रेजिस्टेंस पे देखिएगा, बाकी रेजिस्टेंस निकालने का जो फार्मूला होता है ना, प्रतिरोध वाला जो फार्मूला होता है कि कौन किस पर डिपेंड करेगा, तो रो मतलब होता है प्रतिरोधकता, L अपान क्या होगा, A हो जाएगा। ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब कह रहा है CH4 प्लस HCl, इससे संबंधित क्या पूछा गया था हम लोगों को ज्यादा पता नहीं है भैया, है ना, कि CH4 और HCl का जो रिएक्शन पूछा गया था, कि इसके गुण पूछे गए थे, ये क्या पूछा गया था, ये कुछ पता नहीं लग पा रहा है। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक सवाल आपसे पूछा गया था विस्थापन अपक्रिया से, तो आपको पता है या तो विस्थापन या तो दोहरा विस्थापन मतलब डुअल डिस्प्लेसमेंट, या तो सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है, हाँ, या तो आपका उदासीनीकरण अपक्रिया से पूछा जा रहा है, या तो ऑक्सीकरण और रिडक्शन मतलब रिडॉक्स रिएक्शन से सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हम एक वीडियो रिएक्शन का बहुत जल्दी बनाने वाले, बाकी न्यूमेरिकल वाले हम वीडियो आपको डलवाए दे रहे हैं एमडी क्लासेस के शॉर्ट्स के फॉर्म में, है ना, बढ़िया तरीके से पढ़ रहा है, और आप लोग उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि जैसे पावर वाले हैं तो पावर के सारे फार्मूले हमने बता दिया, है ना, या फिर आपका मैग्निफिकेशन है उसके दो फार्मूले वो दोनों बता दिए, तो ऐसे आप एक बार देख लोगे तो सारे फार्मूले आपके रट जाएंगे, है ना। चलिए, तो आपको पता है फेरस सल्फेट, सॉरी आयरन जो होता है वो कॉपर सल्फेट मतलब नीले थोथा के साथ रिएक्शन करता है, तो आपको पता है क्या बनाता है, फेरस सल्फेट बनाता है प्लस कॉपर को अलग कर देता है, क्योंकि ये ज्यादा अपक्रियाशील है, कम अपक्रियाशील है। ये अभी तक नीला था, अब ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, हरा की तरफ बढ़ रहा है, पहले कलरलेस फिर हरा होने लगेगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, और इसको हम लोग विस्थापन अपक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं, ये याद रखना है। लेकिन अगर यही उल्टा कर दिया जाता तब गड़बड़ हो जाता है ना। उल्टा करते मतलब कि फेरस सल्फेट में हमने कॉपर डाल दिया है, तो बताओ भैया क्या होगा, तो हम कहेंगे सर नो रिएक्शन, क्या कोई रिएक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये ज्यादा अपक्रियाशील है, कम अपक्रियाशील है, ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, हटा नहीं पाएगा। ठीक है भैया, तो ये चीज भी पूछा जा सकता है फिर से। चलो भाई, अगला है वेग और ग्राफ का, वेग और समय का। अगर हम बात करते हैं वेग और समय, तो वेग परिवर्तन, है ना, वेग परिवर्तन बटा समय अगर बात करते हैं तो मुझे लग रहा है त्वरण आंसर होगा इसका। क्या होगा, त्वरण, अगर सही है तो, अगर सही है तो यही सवाल, क्योंकि ग्राफ से एक सवाल आ रहा है, अभी तक आया था विस्थापन समय आया था जो वेग हो जाएगा। ठीक है, अब की क्या पूछा है, वेग समय पूछा है, तो वेग समय क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं ना। चलिए, एक्सीलरेशन से न्यूमेरिकल भी आता है, ए बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपान टी हो जाएगा। ओके, ये आपको दिया रहता है, ये दिया रहता है, ये दिया, त्वरण ज्ञात करना रहता है। चलिए, अम्लीय क्षारीय विलयन, इससे भी सवाल आया था, लेकिन बच्चा बता नहीं पाता कि सवाल कैसा आया है। अम्लीय और क्षारीय विलयन रहा होगा, या हो सकता है कि अम्ल और क्षार को मिलाने पर क्या बनता है, तो लवण और पानी बनता है, या हो सकता है कि अम्लीय और क्षारीय विलयन क्या विद्युत के सुचालक होते हैं या कुचालक होते हैं, तो सुचालक होंगे। अम्लीय विलयन किससे कहा जाता है, ये पूछ सकता है, या जलीय क्षारीय विलयन, है ना, तो इन सबसे संबंधित सवाल पूछे गए थे। साउंड से आया था कि भैया साउंड का कारण क्या हो सकता है, तो बता दीजिएगा कंपन है ना, तो जब तक कंपन है तब तक साउंड है, याद रखना, है ना।
अगला है बोर मॉडल से सवाल पूछा गया था। बोर मॉडल से सवाल पूछा गया था कि के कक्षा में, एल कक्षा में और एम कक्षा में और एन कक्षा में, है ना, इस तरह से पूछा। एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2, 8, 18 और 32। देखो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, ये सवाल उन्हीं लोगों का है जो बच्चे बताते हैं। सियोरिटी हम देख के नहीं आए हैं भैया, अब गाली मत दीजिएगा ना हमको ना बच्चे को, दोनों को गाली मत दीजिएगा। जो सवाल हम लोगों को मिलता है, बच्चा बोलता है, वही बता सकते हैं। और बच्चा भी इतना बताता है, फिर हम लोग उसको पकड़ते हैं, है ना। बच्चा हमसे केवल यही बोला कि बोर मॉडल एल से संबंधित, बोर मॉडल एम से संबंधित। तो अब हम लोग समझ गए कि पूछा होगा कि कक्षों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए क्या होता है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, 2n²। n क्या है, कक्षों की संख्या है, तो 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, है ना। तो अगर एल का पूछा होता तो 2n² वाले फार्मूले पर रख दीजिएगा। n कितना दिया गया है, 2 दिया गया है ना। तो अब क्या हो जाएगा, 2 × 2 दूनी 4 बराबर कितना हो जाएगा। तो ऐसे आगे का भी आप चाहते तो निकाल सकते हैं, है ना। चलिए साथियों,